हेलो बच्चों, अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया और इलेक्ट्रिक फोर्स दैट इज कूलम्ब्स लॉ को डिस्कस किया था। अब आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज एंड ग्रुप ऑफ चार्जेज। तो जैसे अगर कोई चार्ज है, मान लेते हैं यहाँ चार्ज है प्लस Q, तो ये अपने चारों ओर एक सर्टेन रीजन में ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इफेक्टिवली एक्सर्ट कर पाएगा किसी दूसरे चार्ज को। तो अगर ये चार्ज है तो इसके चारों ओर एक रीजन है जिस रीजन में ये इफेक्टिवली इलेक्ट्रिकल फोर्स किसी दूसरे चार्ज पर एक्सर्ट कर पाएगा, तो इस रीजन को, इस स्पेस को, इस चार्ज का बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड एक सिंपली एक स्पेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड। स्पेस और रीजन अराउंड ए चार्ज, अराउंड चार्ज। अब जैसे हम इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस कर रहे हैं, तो जिस चार्ज को के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस कर रहे हैं वो कहलाएगा सोर्स चार्ज। पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो स्पेस और रीजन अराउंड ए चार्ज कॉल्ड सोर्स चार्ज इन विच इट्स इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस या फिर इलेक्ट्रिकल फोर्स कैन बी फेल्ट। अब ये जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है ये कोई दूसरा चार्ज एक्सपीरियंस करेगा इसके फील्ड में। अलग अलग पॉइंट पे हम रखेंगे तो हम देखेंगे कि फोर्स क्या लगता है, कितना लगता है। तो किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को और उसके इन्फ्लुएंस को जज करने के लिए हम एक टेस्ट चार्ज यूज करते हैं, टेस्ट चार्ज डिनोटेड बाय प्लस Q नॉट। प्लस Q नॉट मतलब इसको पॉजिटिव लेने का सिस्टम है और इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं हम यूनिट, मैग्नीट्यूड, यूनिट मैग्नीट्यूड। तो ये बन गया यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इसका सिंबल हो गया प्लस Q नॉट। अब अगर हम टेस्ट चार्ज को इसके रीजन में रखेंगे और उस पर अगर फोर्स लगेगा तो हम कहेंगे कि ये जो चार्ज हमने प्लेस किया है प्लस Q नॉट को, इस पर ये फोर्स लगाएगा, ऐसे अब ये रिपेल करेगा तो फोर्स होगा। अगर फोर्स फेल्ट करेगा तो हम कहेंगे कि ये जो जिस पॉइंट पे हमने रखा था टेस्ट चार्ज को वो पॉइंट इस सोर्स चार्ज के फील्ड के अंदर है। अगर हम टेस्ट चार्ज को यहाँ रखते हैं तो देखते हैं कि F क्या है, इस पे 0 है, तो कहेंगे कि ये जो पॉइंट है ये इसके फील्ड से बाहर है। वैसे चार्ज कोई सा भी हो, छोटा हो बड़ा चार्ज हो, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली होता तो इन्फिनिटी तक है, लेकिन उसका कंसिडरेबल इफेक्ट एक सर्टेन रीजन तक होता है जिस रीजन को बोलते हैं उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे ये सोर्स चार्ज है और ये यहाँ इस पॉइंट पे हमने टेस्ट चार्ज को प्लेस किया है, इस पॉइंट का नाम है A। तो जो फोर्स लगा वो हो गया FA, डायरेक्टेड अवे, प्लस चार्ज प्लस को रिपेल करता है। और सिमिलरली हम टेस्ट चार्ज को अगर मान लेते हैं इसी के फील्ड में B पॉइंट पे प्लेस करते हैं टेस्ट चार्ज को, तो ये जो फोर्स लगाएगा B पॉइंट पे वो लगाएगा ऐसे, वो उस फोर्स का नाम दे दिया FV। तो यहाँ देखना है कि FA और FB सेम नहीं होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ पर FA का वैल्यू कम होगा। किससे? फोर्स ऑन सेम टेस्ट चार्ज एट B। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज एट A इज लेस देन फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज एट B। तो इससे किसी चार्ज के फील्ड के एक कैरेक्टर का पता चलता है, उस कैरेक्टर को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सेम टेस्ट चार्ज को जब हमने
पे प्लेस किया था तो Fa फोर्स लगा रहा था, सेम टेस्ट चार्ज को जब हमने B पे प्लेस किया तो Fb फोर्स लगा रहा है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि Fa इज लेस देन Fb, Fb ज़्यादा है क्योंकि ये पास है तो r डिस्टेंस कम हो गया तो फोर्स ज़्यादा लगा रहा था। तो इसका मतलब हुआ कि इस चार्ज के कारण इसके फील्ड में A पॉइंट पे जो स्ट्रेंथ है फील्ड का या फिर जो इंटेंसिटी है वो कम है, B पॉइंट पे इसके कारण जो स्ट्रेंथ है फील्ड का या इंटेंसिटी है फील्ड का वो ज़्यादा है। तो इससे टॉपिक मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अब टॉपिक आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर स्ट्रेंथ इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स experienced by a test charge placed at a point in the electric field of the given charge which is source charge। किसी चार्ज के फील्ड में हम टेस्ट चार्ज को किसी पॉइंट पे प्लेस करेंगे तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए टेस्ट चार्ज। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ एक चार्ज है +q, इसका फील्ड है ऐसे, इस पॉइंट पे हम टेस्ट चार्ज को प्लेस करेंगे तो जो ये फोर्स लगाएगा दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इट इज डिनोटेड बाय E, इट इज डिनोटेड बाय E, E इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए टेस्ट चार्ज F अपॉन Q0। सीन ऐसा है, ये सोर्स चार्ज है, कोई सा भी चार्ज हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, प्लस पॉजिटिव या नेगेटिव, और हमने इसके फील्ड में इस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज को प्लेस किया है। तो ये फोर्स लगा रहा है, मान लेते हैं ऐसे लगा रहा है, रिपेल कर रहा है, ये भी प्लस है, ये प्लस है। तो E एट पॉइंट P, EP जो है EP वो इक्वल टू है फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज। अब ये जो EP है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्ज, जिसके चार्ज के फील्ड की हम बात कर रहे हैं। तो E इक्वल टू F बाई Q0। यूनिट ऑफ E क्या हो जाएगा, SI यूनिट ऑफ E हो जाएगा फोर्स का न्यूटन और चार्ज का कूलम, न्यूटन पर कूलम। आगे हम लोग देखेंगे कि E का जो वैल्यू है वो Q0 पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि फोर्स के फॉर्मूला की बात करें तो फोर्स हो जाएगा Q0 डिवाइडेड बाई, अगर ये डिस्टेंस R है तो R का स्क्वायर, और जब इसको F बाई Q0 करेंगे तो Q0 कैंसिल हो जाएगा। तो Q0 यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो इसका वैल्यू अगर 1 है तो E किसके इक्वल हो जाएगा, F के। तो हमने जो टेस्ट चार्ज लिया था उसमें ये मानना है कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट, यानी कि यूनिट मैग्नीट्यूड का टेस्ट चार्ज हो, तो Q0 का वैल्यू 1 हो गया तो E किसके इक्वल हो गया, F के इक्वल हो गया। लेकिन हमने ये भी देख लिया कि Q0 का वैल्यू अगर 1 नहीं है, Q0 का वैल्यू कुछ भी है, तब भी E जो है वो F के E का जो वैल्यू है वो F के इक्वल होगा अगर Q0 1 है तो। लेकिन E का वैल्यू F के इक्वल नहीं होगा अगर Q0 का वैल्यू E इक्वल टू F अपॉन Q0, और हमने यहाँ देखा कि F के फॉर्मूला में Q0 आ जाएगा तो Q0 कैंसिल हो जाएगा। तो Q0 का वैल्यू कुछ भी हो,
ई उस पर डिपेंड नहीं करता। मैं ये कहना चाह रहा था, ई का वैल्यू क्यू नॉट पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि क्यू नॉट फाइनली कैंसिल हो जाएगा। इस फॉर्मूला में हमने क्यू नॉट यूनिट पॉजिटिव यानी कि 1 कूलम का लिया है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़्यादा एक्यूरेटली परफेक्टली डिफाइन करना है तो ई होना चाहिए एफ डिवाइडेड बाई लिमिट क्यू नॉट टेंस टू 0 क्यू नॉट, यानी कि क्यू नॉट का वैल्यू बहुत ही छोटा होना चाहिए, क्योंकि टेस्ट चार्ज भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो टेस्ट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका भी इन्फ्लुएंस हो जाएगा। तो हमें क्यू नॉट के कारण, टेस्ट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को इग्नोर करना है। तो हम चाहेंगे कि क्यू नॉट का वैल्यू स्मॉल से स्मॉल हम लें। अब ई ऑब्वियसली एफ, ई और एफ दोनों वेक्टर होगा, क्योंकि तो डायरेक्शन ऑफ ई की बात करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ ई इज सेम बिकॉज ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। एक वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, दोनों इक्वल है। डायरेक्शन ऑफ ई इज सेम एज एफ प्रोवाइडेड, जो कन्वेंशन है कि हम पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते हैं। हमें कैसा टेस्ट चार्ज लेना है? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज टेकन, तो जैसे ये जो सोर्स चार्ज है ये कैसा भी हो सकता है। अगर सोर्स चार्ज ओ पॉइंट है प्लस क्यू है, इसके फील्ड में एक पॉइंट पी है, तो हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर डायरेक्शन चाहिए तो ई का डायरेक्शन एफ के अलोंग ही होगा अगर हम टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लेते हैं तो यहाँ पर सपोज करेंगे कि एक टेस्ट चार्ज अगर होता तो ये प्लस क्यू उसको फोर्स इधर लगाता, तो जिधर फोर्स होगा उस तरफ ही डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ईपी का भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा? फोर्स के अलोंग होगा। तो कंक्लूजन क्या निकला कि पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उस चार्ज से अवे होगा डायरेक्शन में। पॉजिटिव चार्ज अगर है तो उसके कारण किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन उस चार्ज से अवे होगा। यहाँ पर कोई प्लस क्यू चार्ज है, ये पॉइंट है P, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगा? तो ये डायरेक्टेड अवे होगा। सिमिलरली अगर सोर्स चार्ज हमारा ये माइनस है तो फोर्स का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। तो अगर सोर्स चार्ज हमारा माइनस है तो ये माइनस क्यू हो गया, ये पॉइंट P है। P पॉइंट पर अगर हम सपोज करते हैं एक टेस्ट चार्ज को तो फोर्स वो लगाएगा अट्रैक्शन का, इस तरफ एक फोर्स होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P का भी डायरेक्शन हो जाएगा लेफ्ट के तरफ, तो इसका मतलब है टुवार्ड्स। तो सिंपल सा है। अब ये इसमें कंसेप्ट कि अगर पॉजिटिव चार्ज है किसी पॉइंट पे, उसके फील्ड में किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज से अवे, इस पॉइंट पर इस चार्ज से अवे, इस पॉइंट पे इस चार्ज से अवे। अगर ये चार्ज नेगेटिव है, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, अगर ये माइनस क्यू है तो इस चार्ज के कारण इसके फील्ड में किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन टुवार्ड्स होगा, उसके तरफ होगा। तो प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन अवे, माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन टुवार्ड्स द चार्ज। तो हमने देख लिया कि प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन अवे होता है, माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन टुवार्ड्स द चार्ज होता है। अब हमें ये देखना है कि अगर कोई चार्ज है तो उसके फील्ड में उस चार्ज से सर्टेन डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा कितना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point due to a single point charge. Electric field intensity at a point due to a single point charge.
मान लेते हैं कि यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है, वो पॉइंट पे एक चार्ज है प्लस क्यू, इसके फील्ड में एक पॉइंट है पी, तो हमें पी पॉइंट पर इसके कारण चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा, ई इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज होगा, पी पॉइंट पे होता अगर, तो प्लस क्यू चार्ज उसको फोर्स किधर लगाता, फोर्स इधर लगाता। तो एफ इक्वल टू कितना हो जाता, इस पॉइंट का डिस्टेंस चार्ज से कितना है, आर है। एफ इक्वल टू होगा के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डायरेक्टेड अवे, डायरेक्टेड अवे। Therefore, electric field intensity at P, electric field intensity कहाँ पर, P पॉइंट पे, at P, किसके कारण, जो सोर्स चार्ज है ड्यू टू चार्ज प्लस Q विच इज एट O। बाई डिफिनीशन E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को टेस्ट चार्ज से कोई मतलब नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। तो ई का फॉर्मूला आ गया 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर है। इसका मतलब है कि अगर कोई चार्ज है यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। टेस्ट चार्ज से कोई मतलब ही नहीं है। इससे हमें मिल गया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, यानी कि चार्ज से जैसे जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा। तो ये तो हमने लिया प्लस क्यू चार्ज के कारण, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका, सिंपली हो जाएगा अवे। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सिंपली अवे। अगर ये जो चार्ज है अगर ये नेगेटिव होता, क्या होता, नेगेटिव होता, तो फॉर्मूला में क्या फ़र्क आएगा। ये फोर्स का फॉर्मूला है, फोर्स वेक्टर नहीं है, ये फोर्स मैग्नीट्यूड फॉर्म में है। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। फोर्स सेम होता, बस डायरेक्शन क्या हो जाता है, एफ का डायरेक्शन हो जाता टुवार्ड्स, अट्रैक्शन हो जाता। टेस्ट चार्ज तो हमें प्लस ही लेना है, कन्वेंशन है टेस्ट चार्ज को क्या लेना है, पॉजिटिव ही लेना है। ये प्लस हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, टुवार्ड्स हो जाएगा। मैग्नीट्यूड को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस यहाँ पे अवे के बदले में क्या हो जाएगा, अवे के बदले में हो जाएगा टुवार्ड्स द चार्ज, अवे के बदले में टुवार्ड्स द चार्ज। मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला में साइन रखने का कोई मतलब नहीं है। अगर प्लस चार्ज है तो भी मैग्नीट्यूड वही होगा, माइनस चार्ज है तो भी मैग्नीट्यूड वही होगा, सेम होगा। प्लस माइनस के कारण सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन का आपको अपोजिट हो जाता है। जैसे ये चार्ज है प्लस क्यू, इसके फील्ड में आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा कितना, 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, डायरेक्टेड अवे, डायरेक्टेड अवे किधर हो जाएगा, अवे, ईपी, सिंपल। अब टेस्ट चार्ज रख करके सोचने का जरूरत नहीं है, मैंने देख लिया था कि प्लस चार्ज के कारण डायरेक्शन तो हमेशा अवे होता है और मैग्नीट्यूड इतना होगा। सिर्फ चार्ज पे डिपेंड करेगा और डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, टेस्ट चार्ज से कोई लेना देना ही नहीं है। अगर ये चार्ज नेगेटिव चार्ज है, उसके फील्ड में आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टुवार्ड्स द चार्ज, ईपी इज 1/4πε0 क्यू बाई आर का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड सेम होता है
बस यहाँ हो जाएगा डायरेक्टेड टुवार्ड्स द चार्ज, डायरेक्टेड टुवार्ड्स द चार्ज। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ई पी वेक्टर इजकल टू दिस अपॉन आर कैप। आर कैप किधर है? आर कैप इज टुवार्ड्स राइट, टुवार्ड्स राइट। इस केस में अगर चाहें तो यहाँ पे भी आर कैप ले सकते हैं, लेकिन ये वाला यूनिट वेक्टर आर कैप जो है इसको आर डैश कैप ले लेते हैं। आर डैश कैप यूनिट वेक्टर इज टुवार्ड्स लेफ्ट, डायरेक्शन दे रहा है, किधर है डायरेक्शन? टुवार्ड्स लेफ्ट। तो ये हो जाएगा वेक्टर, मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर क्या बन गया? ये वेक्टर बन गया। तो प्लस चार्ज के कारण अवे, माइनस चार्ज के कारण टुवार्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिंपली के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। प्लस चार्ज के लिए भी सेम फार्मूला है, माइनस चार्ज के कारण भी सेम फार्मूला है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है और डिस्टेंस जिस जो पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उसके डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो पॉइंट चार्ज के कारण हमने पढ़ा है अभी, तो उसके कुछ फीचर्स हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। फर्स्ट तो ये है कि E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी कि इसको बोलते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। दूसरा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए पॉइंट चार्ज जो है, ए पॉइंट चार्ज प्रोड्यूसेज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ये पॉइंट चार्ज है Q मान लेते हैं प्लस Q, तो इसके फील्ड में पास वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, दूर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगा। तो ये कैसा रीजन क्रिएट कर रहा है? ये जो रीजन है ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन जिसमें हर अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग होता है, उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। तो अगर सिंगल पॉइंट चार्ज है तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए पे क्रिएट कर रहा है और बी के क्रिएट कर रहा है उसका वैल्यू डिफरेंट है। थर्ड पॉइंट, जैसे ये चार्ज है प्लस Q, इसके चारों ओर R डिस्टेंस पे, चारों तरफ R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा चारों तरफ। तो हमें R डिस्टेंस पे अगर हम एक सरफेस को एज्यूम करते हैं तो हमें मिलेगा स्फेयर, स्फेरिकल सरफेस। एक हो सकता है और दूसरा हो सकता है, लेकिन सिंगल स्फेरिकल सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू R सेम होने के कारण E का वैल्यू सेम होगा। तो इसको कहा जाता है कि ये द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा होने में कंफ्यूज नहीं होना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो जस्ट एक स्पेस है या रीजन है
जो फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ही शॉर्ट में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज या फिर डिफरेंट चार्ज कन्फिगरेशन में बात होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा होता है, तो असल में एक्चुअली में वो लिखा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसी को हम लोग शॉर्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए सिंगल पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए पॉइंट चार्ज हमने अभी देखा कि पॉइंट चार्ज के चारों ओर एक सरफेस अगर एज्यूम करते हैं इक्वल डिस्टेंस पे, तो जो सरफेस होगा वो स्फेरिकल सरफेस होगा, और उस सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकली सिमेट्रिक मतलब सेम इन मैग्नीट्यूड। फोर्थ पॉइंट है ई और आर का अगर ग्राफ बनाते हैं तो हमने देखा कि घटता है ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर। तो दिस इज ग्राफ बिटवीन ई एंड आर। लेकिन अगर हम बात करते हैं ई का और इस तरफ लेते हैं 1/r स्क्वायर, तो ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, लेकिन 1/r स्क्वायर के इस होल के तो डायरेक्टली है, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो अगर कोई चार्ज है Q इजकल टू 1 माइक्रोकूलम, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए 1 मीटर पे किसी पॉइंट पे, तो कितना होगा EP इजकल टू वाट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इजकल टू होता है 1/4πε0 Q/r का स्क्वायर। R है यहाँ कितना, R है 1 मीटर, Q है 1 माइक्रोकूलम इजकल टू 1 × 10⁻⁻6 कूलम। EP इजकल टू इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻9 × 1 × 10⁻6 डिवाइडेड बाई 1 का R का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर। तो इसका वैल्यू आ गया 9 × -6 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण। अब जो टॉपिक है वो है जिस पर कि काफ़ी क्वेश्चन आता है कंपटीशन में भी, कि अगर कहीं ग्रुप ऑफ चार्जेज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज, तो उसके कारण किसी पॉइंट पर, किसी एक सिंगल पॉइंट पर उस ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज, मल्टीपल पॉइंट चार्जेज ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेज। मान लेते हैं बहुत सारे चार्जेज हैं, Q1 है, Q2, Q3, Qn, और कोई पॉइंट है P। हमें इस P पॉइंट पर चाहिए इन सब चार्ज के कारण टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा Q1 भी, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना मैग्नीट्यूड होगा और अपना एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होगा। सिमिलरली Q2 भी प्रोड्यूस करेगा, Q3 भी करेगा। हर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, जिसको कि हम लोग सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, उसका एक अपना मैग्नीट्यूड होगा और एक अपना पार्टिकुलर डायरेक्शन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P जो होगा, रिजल्टेंट
रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P, EP vector is equal to electric field intensity at P due to Q1 plus electric field intensity at P due to Q2 plus so on electric field intensity at P due to Qn। और ये जो सम होगा ये वेक्टर मेथड से होगा, जैसे कूलम फोर्स का सम करते थे, वेक्टर सम होगा। तो जब सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेज की बात करेंगे तो सबसे पहले लेते हैं दो चार्ज का सिस्टम। दो चार्ज का सिस्टम है, मान लेते हैं कि एक चार्ज है यहाँ पे और दूसरा चार्ज है यहाँ पे। ये चार्ज है प्लस Q1 और ये भी प्लस Q1 है, प्लस Q2, यानी कि दोनों चार्ज पॉजिटिव है। ये मान लेते हैं प्लस 1 कूलम है और ये है प्लस 3 कूलम। अब हमें डिस्कस करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो कहाँ पे होगा। अगर ये दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल होता, यानी कि ये भी होता प्लस Q और ये भी होता प्लस Q, तो अगर हम बीच की बात करते हैं तो इस A के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। अगर इनके बीच का डिस्टेंस A है और ये डिस्टेंस A/2 है, ये पॉइंट है O और ये भी डिस्टेंस हो जाएगा A/2, तो इस प्लस Q के कारण तो राइट की तरफ होगा, प्लस चार्ज के कारण अब A होता है, और इस वाले प्लस Q के कारण इधर होगा, तो EA इधर हो जाएगा और EB का डायरेक्शन लेफ्ट में हो जाएगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, EA इक्वल टू EB हो जाएगा और वो हो जाएगा 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R, R है A/2, डिस्टेंस है A/2 का होल स्क्वायर। तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट। तो इसका मतलब है कि अगर दो सेम नेचर का चार्ज है और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो उनके बीच में द मिड पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E net at O, E at O इज 0। ये चीज़ होगा अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तब भी होगा, अगर ये माइनस है और ये भी माइनस Q है तब बस इस वाले के कारण इधर इसी के तरफ, यानी कि EA लेफ्ट के तरफ, और इस वाले चार्ज B वाले चार्ज के कारण EB भी किधर हो जाएगा, राइट के तरफ हो जाएगा, क्योंकि माइनस चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टुवार्ड्स होता है, टुवार्ड्स द चार्ज होता है। तो यहाँ पर भी सेम हो गया, यहाँ पर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट O इज 0। लेकिन अगर Q1 और Q2 इक्वल नहीं है, तो अगर Q1 बड़ा है, अगर Q1 का मैग्नीट्यूड बड़ा है किससे, Q2 से, तो जो पॉइंट होगा वो बिगर मैग्नीट्यूड वाले से दूर होगा। जैसे कि अगर Q1 बड़ा होगा Q2 से तो जो पॉइंट होगा वो कहीं यहाँ इस रीजन में लाई करेगा, क्योंकि Q1 बड़ा है। तो अगर मान लेते हैं कि हम मान लेते हैं P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, तो इस P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो A वाले चार्ज के कारण होगा वो होगा EA राइट के तरफ होगा और B वाले के कारण जो होगा वो लेफ्ट के तरफ होगा। तो EA कितना होगा, EA होगा K 1/4πε0 Q1/R1 का स्क्वायर। मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस है R1 और EB होगा K Q2 डिवाइडेड बाई R2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा EB, Q2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लेफ्ट की तरफ होगा, प्लस है तो दोनों अगर इक्वल होगा तभी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P 0 होगा। तो फॉर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P टू बी 0, EP इक्वल टू 0 का कंडीशन है कि EA इक्वल टू क्या होना चाहिए, EB होना चाहिए, यानी कि K Q1/R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू K Q2/R2 का स्क्वायर।
अब अगर इसको मैथमेटिकली एनालाइज करते हैं तो के तो कैंसिल हो गया, तो Q1 इंटू R 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 इंटू R1 का स्क्वायर। तो क्योंकि Q1 कम है, Q1 ज़्यादा है किससे, Q2 से, यहाँ पे हमने केस लिया है Q1 इज ग्रेटर देन Q2, तो ये प्रोडक्ट जो है ये R2 का वैल्यू R1 से क्या होना चाहिए, Q1 बड़ा है Q2 से, तो R2 का वैल्यू R1 से कम होना चाहिए, क्योंकि एक का वैल्यू ज़्यादा है तो दूसरे का वैल्यू कम होगा, तभी तो एडजस्ट होकर के इक्वल होगा। Q2 का वैल्यू कम है, इसका मतलब है R1 का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये वैल्यू एडजस्ट होकर के इक्वल होगा। इसका मतलब है कि अगर Q1 छोटा होता Q2 से तो पॉइंट जो है वो इस रीजन में कहीं पे लाई करता, इस रीजन में कहीं पे लाई करता, इस वाले के लिए जो पॉइंट है वो कहीं इधर लाई, यानी कि सेम नेचर का दो चार्ज है, उनके बीच में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होना ही है। अगर चार्जेज इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो बीच में होगा, अगर चार्ज अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा नियर द चार्ज ऑफ ए स्मॉलर मैग्नीट्यूड, नियर द चार्ज ऑफ ए स्मॉलर मैग्नीट्यूड। अब हम लोग लेते हैं कि एक चार्ज है पॉजिटिव और दूसरा चार्ज है नेगेटिव, इनके बीच में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहां E इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, E 0 नहीं होगा। कोई भी पॉइंट ले लेते हैं हम, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं, तो A वाले चार्ज के कारण यानी कि प्लस Q1 के कारण अब E भी किधर, राइट के तरफ, और माइनस Q2 के कारण भी इस पॉइंट पे किधर, राइट के तरफ। तो 0 तो होगा नहीं, ये तो दोनों ई नेट जो होगा, इन बिटवीन ई नेट जो होगा वो तो सिंपली हो जाएगा EA प्लस EB, दोनों सेम डायरेक्शन में, वेक्टर सिंपली ऐड। इसका मतलब है कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, उनके बीच में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा। तो अब सवाल उठता है कि 0 होगा कहाँ, तो 0 होगा इधर राइट के तरफ, लाइन दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाले लाइन पे ही होगा, लेकिन बीच में नहीं होगा, दोनों चार्ज के बीच में नहीं होगा, या तो इधर होगा या इधर होगा। अब यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है कि अगर Q1 का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा किससे, Q2 से, तो Q1 के पास तो वो पॉइंट होगा नहीं, किसके पास होगा, वीकर मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के पास वो पॉइंट होगा जहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा। तो EO कहीं पे भी हो सकता है, डिपेंड करता है वैल्यू कितना है। EO इज इक्वल टू 0। अगर Q1 छोटा है Q2 से तो जो पॉइंट होगा वो होगा O डैश, इधर होगा, इधर कहीं पे होगा, लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेज बट एक्सटेंडेड लाइन पे होगा, तो इस केस में EO डैश इज इक्वल टू 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट O डैश इज इक्वल टू 0 होगा अगर Q1 का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा। तो क्योंकि बड़ा होने के कारण, मैग्नीट्यूड बड़ा होने के कारण डिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उससे पॉइंट का डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, सो दैट कि वैल्यू एडजस्ट करेगा। तो ये तो था 2 पॉइंट चार्ज के कारण। अब अगर 3 पॉइंट चार्ज का लेते हैं, तो 3 पॉइंट चार्ज का लेते हैं तो सबसे सिंपल केस है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल का केस।
इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड ए लेते हैं, मान लेते हैं साइड ए है। यहाँ पर भी चार्ज प्लस क्यू है, यहाँ पर भी चार्ज प्लस क्यू है, यहाँ पर भी चार्ज प्लस क्यू है। ये हो गया इसका सेंट्रोइड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ के बारे में डिस्कस करेंगे सेंट्रोइड पे। ये भी आर होगा, ये भी आर होगा और ये भी आर होगा। इसके कारण मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। इसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, अबे इसका नाम दे दिया ई ए। इसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा इधर, इसका नाम दे दिया ई सी। और बी पर जो चार्ज है इसके कारण इधर होगा, अवे होगा, तो इसका नाम दे दिया ई बी। अब यहाँ पे दो तरीके से ये समझ में आएगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा ओ पे, वो 0 होगा। एक तो है वेक्टर का प्रॉपर्टी कि अगर वेक्टर्स को हम एडजेसेंट साइड्स ऑफ ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर पाते हैं तो उनका रिजल्टेंट 0 होगा। तो मान लेते हैं कि अगर हम ई को ऐसे ले रहे हैं और ई ए को ऐसे ले रहे हैं, तो अगर ये ई बी है और ये ई ए है, तो हम जैसे है डायरेक्शन वैसे ही ले रहे हैं। ई सी ऐसे है तो ई सी ऐसे ले लिया। देखिए टेकन इन द सेम ऑर्डर, रिजल्टेंट क्या होता है 0। किसी भी पॉलीगन में, चाहे वो 3 साइड का पॉलीगन हो, रेगुलर पॉलीगन के लिए है, साइड लेंथ ये इक्वल होना चाहिए। पॉलीगन का साइड अगर का लेंथ अगर इक्वल है तो किसी भी पॉलीगन में पॉलीगन लॉ से रिजल्टेंट जो होता है वेक्टर का वो क्या होता है 0 होता है। चाहे वो 2 साइड 3 साइड का पॉलीगन हो या 4 साइड का हो या पेंटागन हो या हेक्सागन। अगर इक्वल चार्जेज हैं वर्टेक्स पे तो उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा। दूसरा कंसेप्ट से हम अगर इसको समझते हैं तो ये हमारा पॉइंट है O, इस पॉइंट पे ई ए ऐसे है, ई बी ऐसे है और ई सी ऐसे है। एंगल हो जाएगा, हर दो के बीच एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। सबका मैग्नीट्यूड आर सेम है। जो पॉइंट ओ है वो वर्टेक्स से सेम डिस्टेंस पे है। ए वर्टेक्स से भी आर है, बी से भी आर है और सी से भी आर है, होगा सेम डिस्टेंस होगा ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसलिए। तो ई ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा इसी के, और वो इक्वल होगा ई ए इन मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ई बी, और वो इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ई सी के। कितना होगा के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। आर जो होगा वो इक्वल टू होगा ए अपॉन √3। तो कोई दो का रिजल्टेंट निकालेंगे, जैसे ये ई बी है और ये ई ए है। अगर हम कोई दो ले लेते हैं, अगर हम ई बी और ई सी ले लेते हैं तो पैरेललोग्राम लॉ से इनका जो रिजल्टेंट है वो ऐसे जाएगा, और ई जो होगा ई डैश वो होगा ई सी स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2EC इंटू ई बी इंटू कॉस 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री माइनस हाफ, तो यहाँ हो जाएगा माइनस हाफ के कारण ये 2 और ये 2 कैंसिल, और ये माइनस कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो एक EC स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज EC और EB तो सेम है। तो ये भी हो जाएगा 2EB स्क्वायर या 2EC स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ EC, और वो किसके इक्वल हो जाएगा EC के, यानी कि E के इक्वल हो जाएगा।
यानी कि ई ए के इक्वल हो जाएगा। तो ये जो ई डैश है ये किसका इक्वल हो जाएगा मैग्नीट्यूड में, ई ए के। तो ई डैश वेक्टर और ये और ये ई ए इक्वल, ये इधर और अपोजिट डायरेक्शन में। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जीरो हो गया। कोई दो का हम रिजल्टेंट नहीं लेंगे यहाँ पर, तो वो थर्ड के इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। किसी भी रेगुलर पॉलीगन में, रेगुलर पॉलीगन मतलब साइड ऑफ लेंथ ऑफ ईच साइड मस्ट बी सेम। तो जो सेंटर होता है उसका, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हर वर्टेक्स पे चार्ज है, सेम चार्ज है, रेगुलर पॉलीगन है, तो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो। अब इसी केस में अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि ये वाला चार्ज को माइनस होता, ए वाला चार्ज क्या है, माइनस होता, तो क्या होता, बी पर जो चार्ज है वो भी क्यू है, सी पर जो चार्ज है वो भी क्यू है, और ए पे जो चार्ज है वो है माइनस क्यू। सी के कारण सेम रहेगा जैसे था वैसे, प्लस चार्ज के कारण अब ए, बी वाले चार्ज के कारण सेम रहेगा, प्लस चार्ज के कारण अब ए, लेकिन ए वाले चार्ज का कारण अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा ओ पे, वो भी होगा सेम डायरेक्शन में, इधर ही होगा टू पास द चार्ज। तो अब क्या होगा, तीन वेक्टर का, तीनों वेक्टर है, तीनों को वेक्टर सम करना है। इन दो को ले लेते हैं, इन दो के बीच एंगल 120 डिग्री। अभी हमने देखा कि ई सी एंड ई बी का जो रिजल्टेंट होगा वो ई ए के इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में। यहाँ पर भी ई ए, ई बी और ई सी का मैग्नीट्यूड तो सेम है, और डायरेक्शन वही होगा जो ई ए के अलॉन्ग होगा पैरेललोग्राम लॉ से। तो ई रिजल्टेंट जो होगा वो सिंपली हो जाएगा 2E है, किधर, अलोंग ओ ए। अब जैसे फोर चार्ज का ले लेते हैं, पॉलीगॉन में स्क्वायर ले लेते हैं, साइड लेंथ ए है मान लेते हैं, स्क्वायर है, इसका साइड भी ए है। यहाँ पे भी चार्ज प्लस क्यू, यहाँ पे भी चार्ज प्लस क्यू, यहाँ पे भी चार्ज प्लस क्यू, यहाँ पे भी चार्ज प्लस क्यू। तो अगर हम इसके सेंटर की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऊपर इधर होगा और ये होगा, और ये आर कितना हो जाएगा, ए डिवाइडेड बाई √2, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ। तो यहाँ पर बी के कारण भी क्या हो जाएगा, बी के कारण भी ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा ई बी, ये है ई ए, सी के कारण इधर हो जाएगा अब ये ई सी, और डी के कारण इधर हो जाएगा ई डी। तो क्या देख रहे हैं, सबका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, ई ए इजकल टू ई बी इजकल टू ई सी इजकल टू ई डी, और ये वाला इस वाले को ये कैंसिल कर देगा, इक्वल एंड अपोजिट, और इस वाले को ये कैंसिल कर देगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ओ इज 0। तो ये भी रेगुलर पॉलीगन है, हर वर्टेक्स पर चार्ज है, तो किसी भी रेगुलर पॉलीगन में हर वर्टेक्स पे चार्ज है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। अब अगर ऐसा कर देते हैं कि ये डी पर जो चार्ज है ये माइनस है, माइनस क्यू, तब क्या होगा, ए वाले के कारण ओ पॉइंट पे सेम होगा, अब ए इधर होगा, सी के कारण, सी पर जो चार्ज है उसके कारण अब ये होगा ई सी, बी पे जो चार्ज है उसके कारण इधर ही होगा ई बी, और डी पे जो चार्ज है माइन नेगेटिव चार्ज है, तो उसके कारण ओ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी डी के तरफ ही होगा ना, माइनस चार्ज के कारण हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड टुवार्ड्स द चार्ज होगा। यहाँ पर भी अभी भी ई ए इक्वल टू ई बी है, और वो इक्वल टू है ई सी, और वो इक्वल टू है ई डी।
4 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज हैं यहाँ पे, ई ए, ई बी, ई सी एंड ई डी। इनमें से 2 तो अभी भी कैंसिल हो जाएगा, ई ए और ई सी इक्वल एंड अपोजिट। लेकिन ई बी भी इस तरफ है और ई डी भी इस तरफ है, यानी कि ई रिजल्टेंट ई जो होगा वो हो जाएगा ई बी का मैग्नीट्यूड प्लस ई डी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है दोनों। एंगल की बात करें तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, मेकिंग एंगल कितना, मेकिंग 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। अगर हम यहाँ पर एक्सिस दिखाते हैं ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के क्यू बाई ए बाई √2 का होल स्क्वायर प्लस के क्यू डिवाइडेड बाई ए अपॉन √2 का होल स्क्वायर, दोनों को ऐड कर लेंगे। इसी केस में इसी सिचुएशन में, स्क्वायर के सिचुएशन में ही, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिड पॉइंट ऑफ सी डी निकालना है और चारों वर्टेक्स पे सेम चार्ज है क्यू क्यू क्यू, तो मिड पॉइंट ऑफ सी डी हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो इस डी वाले चार्ज का डिस्टेंस a/2 और इस सी वाले चार्ज का भी डिस्टेंस a/2, इसके कारण इधर और इसके कारण इधर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि ई डी एंड ई सी बीइंग इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल्स आउट, इनका तो हो गया ख़त्म। अब है ये मिड पॉइंट है, तो इस ए वाले चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो होगा अवे। कैसे अवे, ऐसे नहीं दिखाएंगे, जिस पॉइंट पे चाहिए उस पॉइंट से आगे की तरफ ऐसे। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, मान लेते हैं पॉइंट का नाम है पी। ये ऐसे हो जाएगा, बी वाले के कारण जो होगा वो हो जाएगा ऐसे। तो ये हो जाएगा ई बी। अब हमें ई ए और ई बी का चाहिए, तो अगर ये ए है और ये a/2 है, तो ये लेंथ हमें मिल जाएगा। ये लेंथ अगर r होगा तो ये भी r होगा, और r जो होगा वो हमें मिल जाएगा पाइथागोरस रूल से, विच इज इक्वल टू a का स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक ये a है ना, और ये a/2 है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये a है और ये a/2 है, तो a स्क्वायर प्लस ये हाइपोटेनिस हो गया, तो a स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a²/4 का अंडर रूट, ये आ जाएगा 4a², यानी कि 4a² प्लस a², 5a²/4। तो r का वैल्यू आ जाएगा √5a डिवाइडेड बाई 2, √5a डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो होगा वो इक्वल टू हो जाएगा के क्यू बाई आर का स्क्वायर, ई भी होगा सेम मैग्नीट्यूड में, कितना, के क्यू बाई आर का स्क्वायर। अब अगर हमें इसको, अब एंगल तो पता नहीं है इनके बीच, कोई गिवन एंगल नहीं है, तो फिर हमें इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेना होगा और इसको ले लेते हैं वाई। अब कंपोनेंट मेथड जो है वेक्टर का, उससे हमें रिजल्टेंट इसका मिलेगा। अब मान लेते हैं कि एंगल कैसे पता होगा, तो इसमें हम निकाल सकते हैं थीटा, इसमें हम थीटा निकाल सकते हैं, कॉस थीटा निकाल सकते हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में, और साइन थीटा भी निकाल सकते हैं। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा, इसमें बेस ए है और हाइपोटेनिस जो है वो आर है, तो कॉस थीटा इक्वल टू a/r। अब ई बी जो है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और सिमेट्री से ये एंगल भी थीटा होगा।
अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो ई ए का कंपोनेंट इधर हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, और ई बी का कंपोनेंट भी इधर हो जाएगा ई बी कॉस थीटा। इधर हो जाएगा ई बी साइन थीटा, और इधर हो जाएगा ई ए साइन थीटा। ई बी साइन थीटा और ई ए साइन थीटा, बिकॉज ई ए मैग्नीट्यूड में इक्वल है किसके, ई बी के, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा वो होगा ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। रिजल्टेंट ई जो होगा वो होगा ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, which is equal to 2EA cos theta, because EA is equal to EB, 2KQ by R square into cos theta का वैल्यू क्या आया था, A by R, इज इक्वल टू आ जाएगा 2KQA डिवाइडेड बाई R to the power Q. This is resultant electric field intensity at midpoint of the line joining CD. एक्स कंपोनेंट ही होगा, वाई कंपोनेंट जीरो होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो अगर मल्टीपल चार्जेज है तो हमें सोचना है इंडिविजुअल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में। बहुत सारे क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को जब हम एनालाइज करते हैं तो कैलकुलेशन करने का जरूरत भी नहीं पड़ता। अब जैसे हम लोग बात कर रहे थे, अब अगर हम लोग लेते हैं पेंटागन, स्क्वायर का हो गया, पेंटागन का भी कर लेते हैं। अब हर साइड पे अगर चार्ज Q है, Q है, Q है, Q है, Q है, तो इस पेंटागन का जो सेंटर होगा वो यहाँ होगा। तो कंसेप्ट वही है कि दिस इज ए रेगुलर पॉलीगॉन, ईच साइड ये है, ईच साइड का लेंथ, हर साइड का लेंथ सेम है, तो रेगुलर पॉलीगॉन है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ओ विल बी जीरो। वो कैसे, तो अगर हम इसकी बात करें ए का, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा ई ए। बी के पे अगर ये है तो बी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। ये सी है मान लेते हैं, तो सी के कारण प्लस के कारण अब ये ऐसे होगा। ये हो गया ई बी, ये हो गया ई सी। इस वाले क्यू के कारण ऐसे होगा, ये मान लेते हैं डी है, तो ये नाम दे देंगे ई डी। और इस वाले ई के कारण, ई पॉइंट, ई वर्टेक्स के कारण किधर हो जाएगा, इस ई वर्टेक्स के कारण इधर हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा ई एट ई। तो अगर हम यहाँ देखते हैं, चलो अगर हम लोग ले लेते हैं ई बी जैसे है वैसे ले लेते हैं, ई बी जैसे है वैसे ले लिया ऐसे। फिर हम लोग ले लेते हैं ई ए जैसे है वैसे ले लेते हैं। फिर हम लोग ले लेते हैं ई जैसे है वैसे ले लेते हैं। ये हो गया ई ए जैसे था वैसे। ये हो गया ई बी जैसे था वैसे लिया हूँ, ई जैसे है वैसे लिया हूँ। उसके बाद ई डी ऐसे था, ऐसे ले रहा हूँ। ये हो गया ई डी, ये है ई। और फिर बचा कौन, बचा ई सी।
इसी जैसे है वैसे ले रहा हूँ, तो इंट जहाँ पे था वहीं पे आ गया ऐसे ई सी। तो देख रहे हैं पॉलीगॉन ऑफ एन रेगुलर पॉलीगॉन, देयरफॉर एट पॉइंट ओ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 0। इसको और तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं लेकिन वो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ये वेक्टर्स का एक रेगुलर पॉलीगॉन बन गया। स्टार्टिंग जहाँ से हो रहा है वहीं पे ख़त्म हो गया है। पॉलीगॉन लॉ से इसके सेंटर पे जो वेक्टर का रिजल्टेंट होना चाहिए वो 0 होगा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ओ इज 0। अब इसी में अगर ऐसा कर देता है कि कोई एक चार्ज एब्सेंट है, मान लेते हैं ए वाला चार्ज एब्सेंट हो गया, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओ पे 0 नहीं होगा। चलिए फिर से बनाते हैं। ये है हमारा ई बी, ये है ई ए, फिर ई ऐसे है तो ऐसे ऐसे है ई, फिर था ई डी, जैसे था वैसे ई डी, और फिर ई सी ऐसे था, ये था ई सी। सेम ऑर्डर, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट कहीं से भी लें, कहीं से शुरू कर सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। बस जैसे है वैसे करके देखेंगे तो हमें मिल जाएगा एक एन रेगुलर पॉलीगॉन। स्टार्टिंग जहाँ से है वहीं पे क्लोज्ड पॉलीगॉन मिल गया। तो इस केस में वेक्टर रिजल्टेंट जो 0, वेक्टर का जो रिजल्टेंट सेंटर पे होता है वो 0 होता है। अब कह रहा है कि ए पे चार्ज नहीं होगा, इसका मतलब है ए पे चार्ज नहीं है तो ये नहीं है, ए पे चार्ज नहीं है तो ये 0। तो अब इन चारों का रिजल्टेंट, तो यहाँ पर भी कंसेप्ट वही है, रिजल्टेंट विल बी अ वेक्टर क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगॉन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, यानी कि ऐसे दिस विल बी द आर ऑफ दिस 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 एंड दिस, यानी कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा। पॉलीगॉन लॉ का कॉन्सेप्ट है, इसमें और कुछ नहीं है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ई ए के इक्वल एंड अपोजिट होगा। मैग्नीट्यूड में ई ए के इक्वल होगा बट अपोजिट टू ई, अपोजिट इन डायरेक्शन। तो अब जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा, अगर ये साइड ए है तो ये भी ए ही होता है, ये आर है तो हो जाएगा ई ए और हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। अब अगर इसमें है कि जब ये ए पे किसी भी वर्टेक्स पे चार्ज नहीं होगा तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड में एक सिंगल चार्ज के कारण जो होगा वो होगा और डायरेक्शन हो जाएगा। ये इस केस में हमने लिया है ए पे चार्ज नहीं था तो ई का जो डायरेक्शन होगा वो होगा अलोंग ओ ए, अपोजिट। हमने ए लिया था ऐसे, एक्सटेंड ई ए ऐसे लिया था, तो अब जो है वो इस तरफ हो जाएगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसी केस में मान लेते हैं कि किसी वर्टेक्स पे चार्ज जो है वो है लेकिन वो माइनस है, तो जब नहीं था तब कितना था, इतना था, और उसका डायरेक्शन भी था अलोंग ओ ए। अब अगर यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रख देंगे तो इसके कारण भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा जिसका डायरेक्शन ओ से ए के तरफ ही होगा। तो ई जो माइनस क्यू के कारण होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा अलोंग ओ ए।
तब जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई, ये जो ई है अब ये रेस्ट चार्ज के कारण है, इन चारों के कारण, और अब यहाँ पे माइनस क्यू रख दिया, तो इन चारों कारण तो इतना था जब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था तो, लेकिन अब यहाँ पर माइनस रख दिया तो इन चारों के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी ऐसे है, और इस माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी इतना है, और उसका भी डायरेक्शन है ओ से ए के तरफ। तो रिजल्टेंट ई जो है वो उन चारों के कारण जो है प्लस ई माइनस क्यू, यानी कि 2 टाइम्स हो जाएगा, दिस प्लस दिस, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एलॉन्ग ओ ए। किधर हो जाएगा? एलॉन्ग ओ ए। तो पेंटागन के लिए था। अब हेक्सागोन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी ए बी सी डी ई एफ है। हर जगह अगर इक्वल चार्ज प्लेस्ड है क्यू 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 क्यू, तो यहाँ पर भी जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर भी 0 होगा। इसके यहाँ तो सिंपल है समझना, इसके कारण इधर, 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 इसके कारण इधर। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ओ इज 0। अब अगर यहाँ पर भी ऐसा कर दे कि कोई एक चार्ज को मान लेते हैं हटा दिया है, यहाँ को हटा दिया है, बी वाले चार्ज को अगर हटा देंगे तो यहाँ पर जो 0 आया है, लॉजिक वही है कि 6 साइड्स होंगे इक्वल वेक्टर्स के इन ए क्लोज्ड, और अगर कोई एक साइड नहीं है तो वो वाला साइड अगर नहीं है तब जो रिजल्ट, अगर एरो है सबका हम ऐसे लेते हैं, इंडिविजुअल का एरो ऐसे लेते हैं, तो रिजल्टेंट जो होगा इसका वो होगा अपोजिट ऑर्डर में और एक के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, जैसे हमने किया था पेंटागन गन के केस में। सिंपल है, यहाँ पे इसके यहाँ पे चार्ज नहीं है तो इन सब के कारण जो होगा वो, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो, यहाँ पर तो चार्ज अब नहीं है और इन सब के कारण है, तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो इसी के कारण होगा, लेकिन अपोजिट और इसी के इक्वल होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो पहले अगर यहाँ पे चार्ज था Q तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इधर था, तो अब हमने जो वेक्टर है वो अपोजिट ऑर्डर में होगा रिजल्टेंट, तो वो इक्वल टू होगा ई बी के, और ई बी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई, ये डिस्टेंस अगर r है r का स्क्वायर, लेकिन इसका डायरेक्शन हो जाएगा एलॉन्ग, ये जो होगा अगर ये नहीं होगा तब इसका इफेक्ट हमें लेना होगा क्लोजिंग सेंस में, ये हो जाएगा एलॉन्ग ओ बी। जैसे पेंटागन का कंसेप्ट था, सेम कंसेप्ट यहाँ है। अब इस पे अगर कोई एक चार्ज को कब कर दे रहा है, यहाँ वाले चार्ज को
नेगेटिव कर दिया मान लेते हैं, और यहाँ वाले चार्ज को भी, यहाँ वाला चार्ज एज इट इज है, तो इसके वाले को तो ये कैंसिल कर देगा, इसके कारण इधर, इसके कारण इधर, इसके वाले को ये इधर और इसके वाले को इसका ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों का पेयर, दो पेयर तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर होगा और इस माइनस क्यू के कारण भी इधर ही होगा, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि ED और EA सिंपली ऐड हो जाएंगे, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा ED प्लस EA, और वो हो जाएगा 2 × 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। जिस वर्टेक्स पे हम माइनस रखेंगे उसके अलॉन्ग हो जाएगा, अलॉन्ग OB। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी पूछता है जिसमें कंपोनेंट लेना ही पड़ता है, वेक्टर का, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट लेना ही पड़ेगा। और जैसे ये क्वेश्चन है, ये है x एक्सिस, दिस इज y ओरिजिन, एक चार्ज कह रहा है यहाँ पे y = 3 मीटर पर एक चार्ज है -Q1, और -y में एक चार्ज है y = -2 मीटर पे +Q2। इस सिस्टम, चार्ज सिस्टम के कारण y = -2 मीटर, इस सिस्टम के कारण x = 4 मीटर पे चाहिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पर सिंपल सा है, पहले इंडिविजुअल के कारण करेंगे, और ये डिस्टेंस हो गया 4, तो हमें इससे के कारण पहले चाहिए, तो ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना होगा। ये है 3, ये है 4, ये हो जाएगा √3² + 4² = 25 = 5 मीटर। इस -Q1 के कारण जो इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन टुवार्ड्स होगा, यानी कि E -Q1 जो होगा वो होगा टुवार्ड्स -Q1, और इस +Q2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो पहले इसको करेंगे, ये है 2, ये है 4, तो ये हो जाएगा √2² + 4² = 16 + 4 √20 मीटर। R हो गया, इससे डिस्टेंस हो गया इस पॉइंट का, प्लस चार्ज है तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ऐसे होगा, अभी होगा। अब हमें E -Q1 और E +Q2 के कारण हमें चाहिए, या इसको सिंपली ऐसे लिख देते हैं E ड्यू टू Q1, इसको हम E1 E2 कुछ भी कर सकते हैं, वो तो नाम देने का है, E ड्यू टू Q2। अब ये माइनस के कारण टुवार्ड्स, अब यहाँ पे कंपोनेंट में ब्रेक करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसको ये हो जाएगा y, ये हो गया y', दिस इज y, और ये तो x है ही, दिस इज ऑलरेडी x। तो एंगल का जरूरत पड़ेगा, तो ये एंगल मान लेते हैं θ1 है, और ये एंगल मान लेते हैं θ2 है। जब EQ1 को कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो इधर हो जाएगा EQ1 sin θ1, और इधर हो जाएगा EQ1, सॉरी इधर हो जाएगा, एंगल इधर है, ये हो जाएगा EQ1 cos θ1, और इधर हो जाएगा EQ1 पॉजिटिव y में हो जाएगा sin θ1।
सिमिलरली E2 वेक्टर का जब रिजॉल्व करेंगे तो ये एंगल हो गया थीटा, तो ये एंगल θ2 हो गया, तो ये एंगल भी होगा θ2। तो इधर हो जाएगा EQ2 cos θ2 और इधर हो जाएगा EQ2 sin θ2। cos θ1 कितना हो जाएगा 4/5, sin θ1 कितना हो जाएगा 3/5। सिमिलरली cos θ2 हो जाएगा 4/√20, sin θ2 हो जाएगा 2/√20, परपेंडिकुलर 2 है यहाँ। तो अब जब हम E along x कंपोनेंट निकालेंगे, क्योंकि E को अगर वेक्टर फॉर्म में हो सकता है निकालना पड़े, तो E इक्वल टू होगा EXi कैप प्लस EY j कैप। तो E जो रिजल्टेंट का EX होगा, अब यहाँ पे ये Y में ये दोनों ऐड हो रहे हैं और ये Y में ये दो है वेक्टर है और X में एक राइट की तरफ है और एक नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। तो E जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो EX होगा, X कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट रिजल्टेंट फील्ड EX होगा E ड्यू टू Q2 cos θ2 I कैप प्लस इधर I होता है E ड्यू टू Q1 cos θ1 और माइनस I एक्स एक्सिस में है इसलिए माइनस I कैप। तो ये हो जाएगा EQ2 cos θ2 माइनस EQ1 cos θ1 I कैप। ये हो गया EX। EQ2 निकल जाएगा 1/4πε0 Q2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। cos θ1 cos θ2 दोनों का वैल्यू है, इसमें पुट करेंगे। EQ1 भी निकल जाएगा, EQ2 भी निकल जाएगा। पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला 1/4πε0 Q बाई R का स्क्वायर। Q1 के लिए R है √5 मीटर। सिमिलरली EY, तो EY हो जाएगा ये वेक्टर फॉर्म में, ये EX वेक्टर है इसका। तो EY जो वेक्टर होगा वो होगा EQ1 sin θ1 j कैप प्लस E ड्यू टू Q2 sin θ2 j कैप। ये हो जाएगा EQ1 sin θ1 प्लस EQ2 sin θ2 j कैप। अब जब इसमें डालेंगे EX और EY का वैल्यू, तो रिजल्टेंट जो E आएगा वो आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में। कुछ क्वेश्चंस में IJ के फॉर्म में ऑप्शन दिया होता है, तो EX करेंगे और EY करेंगे, तो E जो आएगा वो आ जाएगा E ड्यू टू Q2 cos θ2 माइनस E ड्यू टू Q1 cos θ1 I कैप प्लस E Q1 sin θ1 प्लस E ड्यू टू Q2 sin θ2 j कैप। अगर E का मैग्नीट्यूड चाहिए तो E का मैग्नीट्यूड EX है हमारे पास, EY है। E का मैग्नीट्यूड EX का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस EY के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। E1 और E2, EQ1 और EQ2 पॉइंट चार्ज के फॉर्मूला से 1/4πε0 EQ2
हो जाएगा 1/4πε0 Q2 डिवाइडेड बाई √20 का स्क्वायर। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है EQ1 वो हो जाएगा 1/4πε0 Q1 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर। साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 साइन थीटा 2 का वैल्यू दे रखा है। तो कहने का मतलब है कि कुछ क्वेश्चंस में वेक्टर फॉर्म में करना पड़ता है तो कंपोनेंट लीजिए, और अगर वैल्यूज दे रखा है तो उससे कॉस थीटा साइन थीटा निकल जाएगा। तो आज का वीडियो इतना ही। अब मिलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में।